चलिए दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह के बारे में सोचते हैं जो आप मानेंगे नहीं, 3 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढकी है। हाँ, 3 किलोमीटर। और यहाँ की आबादी दिल्ली के किसी छोटे मोटे मोहल्ले से भी कम है। अब सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन, रूस सब इस बर्फीली जमीन के लिए एक दूसरे से होड़ कर रही हैं। नहीं, ये कोई साई-फाई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है और इस जगह का नाम है ग्रीनलैंड। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये बर्फीला द्वीप अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस विशाल जमे हुए द्वीप में ऐसा क्या है, ऐसा क्या छिपा है जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों को अपनी ओर खींच रहा है। क्या ये सिर्फ बर्फ है या बर्फ के नीचे कुछ और भी है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, इस पूरी दौड़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ग्रीनलैंड आखिर है कितना बड़ा। तो चलिए सबसे पहले इसकी साइज और इसकी ज्योग्राफी पर एक नज़र डालते हैं, जो अपने आप में ही एक पहेली है। तो देखिए, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। कितना बड़ा? 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा। अंदाजा लगाइए, ये भारत के साइज का लगभग 2/3 है। और ये सिर्फ एक आइलैंड है, मतलब मेक्सिको या इंडोनेशिया जैसे पूरे के पूरे देश इसमें आराम से समा सकते हैं। वाकई बहुत बड़ा है। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। इस इतनी बड़ी जमीन का 80% हिस्सा, जी हां 80%, सिर्फ और सिर्फ बर्फ की मोटी चादर से ढका है। जो थोड़ी बहुत रहने लायक जमीन है वो बस किनारों पर है। तो सवाल और गहरा हो जाता है, आखिर इस बर्फ के नीचे है क्या? और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी दिलचस्प तब हो जाता है जब हम देखते हैं कि ज्योग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन पॉलिटिकली ये यूरोप में डेनमार्क का हिस्सा है। मतलब इसकी एक डबल आइडेंटिटी है। और यही पहचान इसे 2 महाद्वीपों के बीच एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पुल बना देती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ और चट्टान का एक वीरान टुकड़ा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बर्फ के पीछे एक जीती जागती संस्कृति और एक बहुत ही मजबूत समुदाय बसता है। चलिए अब जरा बर्फ के उस पार झांकते हैं और देखते हैं कि वहां जिंदगी कैसी है। इतनी बड़ी जमीन और आबादी सुनकर शायद यकीन ना हो, पर यहां सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं। 57,000, ये तो मुंबई के किसी एक छोटे से इलाके की आबादी से भी कम है। यहां जो लोग रहते हैं उनमें से ज्यादातर इनुइट हैं। ये वो लोग हैं जिनकी जड़ें इस जमीन से हजारों साल पुरानी हैं और उनका कल्चर बहुत ही रिच और यूनिक है। इनकी राजधानी है नूक, जहां करीब 19,000 लोग रहते हैं। इनकी अपनी भाषा है ग्रीनलैंडिक, और आज भी इनकी इकोनॉमी मछली पकड़ने और शिकार जैसे पारंपरिक तरीकों पर टिकी है। इससे पता चलता है कि ये प्रकृति से कितना जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकली भी इनकी सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये डेनमार्क का एक ऑटोनोमस यानी स्वायत्त क्षेत्र है। आसान भाषा में कहें तो अपने घर के मामले जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब ये खुद संभालते हैं। लेकिन जो बड़े इंटरनेशनल मुद्दे हैं जैसे फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस, वो अभी भी डेनमार्क ही देखता है। और यही बैलेंस अब इस ग्लोबल रेस की वजह से थोड़ा तनाव में आ रहा है। अब आते हैं एक मजेदार सवाल पर। अगर ये आइलैंड इतना बर्फीला है तो इसका नाम ग्रीनलैंड यानी हरी भरी जमीन कैसे पड़ गया? इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। देखिए, यहां इंसान तो कोई 5,000 साल से रह रहे हैं, इसके सबूत भी मिले हैं। लेकिन इस आइलैंड की मॉडर्न कहानी और इसका ये अजीब सा नाम, इसकी शुरुआत हुई 10वीं सदी में, जब एक वाइकिंग वॉरियर एरिक द रेड, जिसे देश निकाला दे दिया गया था, वो एक तूफान में भटकते भटकते यहां आ पहुंचा। अब ये जो एरिक द रेड था, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि बहुत ही चतुर आदमी था। उसे आइसलैंड से निकाल दिया गया था और उसे अपना नया घर बसाना था। तो उसने सोचा कि लोगों को यहां कैसे बुलाया जाए। उसने इस बर्फीली जमीन को एक बहुत ही आकर्षक नाम दे दिया, ग्रीनलैंड। उसका प्लान ये था कि इतना अच्छा नाम सुनकर बाकी वाइकिंग्स भी यहां आने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इतिहास की सबसे कामयाब मार्केटिंग ट्रिक्स में से एक थी, भले ही वो थोड़ी झूठी थी। और बस इसी तरह एक नाम ने सच्चाई पर पर्दा डाल दिया। एक तरफ नाम है ग्रीनलैंड, हरी भरी जमीन, और दूसरी तरफ हकीकत है एक ऐसी जगह की जो 80% बर्फ से ढकी है। और यही विरोधाभास आज भी ग्रीनलैंड की कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है। चलिए अब सीधे आज के दौर में आते हैं। और आज एक अजीब सी बात हो रही है। एरिक द रेड का वो झूठा नाम अब एक तरह से सच होता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है
और ये एक चीज सब कुछ बदल रही है। ये एक सीधा साधा चेन रिएक्शन है। देखिए, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है, और जब ये बर्फ पिघल रही है तो इसके नीचे से सिर्फ जमीन बाहर नहीं आ रही, इसके नीचे से बाहर आ रहे हैं वो आर्थिक और स्ट्रैटेजिक मौके जो सदियों से जमे हुए थे, और इसी ने अचानक पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ खींच लिया है। और बस यही हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिलता है। ये पिघलती हुई बर्फ ही वो वजह है जिसने ग्रीनलैंड को एक शांत बर्फीले आइलैंड से 21वीं सदी की एक नई ग्लोबल रेस का सेंटर पॉइंट बना दिया है। लेकिन क्यों? क्योंकि इस बर्फ के नीचे सचमुच का खजाना छिपा है। यहां पर हैं विशाल खनिज भंडार, जिनमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी शामिल हैं। ये वही एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारे स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और एडवांस्ड मिलिट्री सिस्टम चलते हैं। इतना ही नहीं, तेल और गैस के भी बड़े भंडार हैं। और तो और, बर्फ पिघलने से आर्कटिक में नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, जो एशिया और यूरोप के बीच शिपिंग का टाइम हफ्तों कम कर सकते हैं। और आखिर में, इसकी लोकेशन ठीक नॉर्थ अमेरिका और रशिया के बीच, ये इसे मिलिट्री के लिए एक बेशकीमती जगह बना देता है। तो इस रेस में खिलाड़ी कौन कौन हैं? सबसे पहले अमेरिका। वो तो दशकों से यहाँ अपने खुले एयरबेस के साथ मौजूद है और अब वो अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। फिर आता है रूस। रूस एक आर्कटिक पावर है और वो इस इलाके पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। और फिर है चीन, जो खुद को नियर आर्कटिक यानी आर्कटिक के करीब का देश कहता है। वो इसे अपने पोलर सिल्क रोड की तरह देख रहा है, जो ग्लोबल ट्रेड का नक्शा ही बदल सकता है। तो जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस बर्फीले मैदान पर अपनी शतरंज की बिसात बिछा रही हैं, तो एक बड़ा सवाल उठता है, ग्रीनलैंड के उन 57,000 लोगों का क्या होगा? क्या वो इस नई दौलत का इस्तेमाल अपनी पूरी आज़ादी हासिल करने के लिए कर पाएंगे? या फिर वो इन बड़ी ताकतों के खेल में सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएंगे? इस दूर दराज के आइलैंड का भविष्य आने वाले वक्त में दुनिया का पावर बैलेंस तय कर सकता है, और पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं।